मैंने श्यामलाल से 10 लाख रुपए का माल खरीदा और उस माल के बदले में 10 लाख रुपए प्लस 1,80,000 रुपए जीएसटी के मैंने श्यामलाल को पे कर दिए। लेकिन किसी वजह से माल बेचने के बाद श्यामलाल ने अपना जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल किया या श्यामलाल ने जीएसटी डिपॉजिट नहीं किया। तो अब सवाल ये उठता है कि श्यामलाल ने अगर अपना रिटर्न नहीं फाइल किया तो क्या उसकी वजह से मुझे जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा? सवाल ये है कि क्या जीएसटी डिपार्टमेंट अब मुझे ये बोल सकता है कि जो 1,80,000 की लाइबिलिटी श्यामलाल ने डिपॉजिट नहीं की वो मुझे दोबारा से पे करनी पड़ेगी? आईटीसी से रिलेटेड इसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। I am a chartered accountant, a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber having an experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancy and courses. अब मुद्दे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब ढूंढना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप GST में रजिस्टर्ड हैं तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को या काफ़ी सारे लोगों को इससे रिलेटेड नोटिसेस आ चुके हैं कि आपका आईटीसी 2A में नहीं दिख रहा, 2B में नहीं दिख रहा, फिर भी आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है। तो या तो आप उस आईटीसी को रिवर्स करिए विद इंटरेस्ट या तो आप टैक्स डिपॉजिट करिए। इस तरह के नोटिसेस आ रहे हैं और अगर अभी तक आपको बाई चांस नोटिस नहीं आया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको भी नोटिस आता ही होगा। तो जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं तो सबसे पहला सेक्शन जो हमारे दिमाग में आता है वो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जिसमें दी गई हैं 4 प्राइमरी कंडीशंस जिनको अगर आप फुलफिल करेंगे तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, मैंने जो भी गुड्स परचेज किए हैं उसके अगेंस्ट में मेरे पास एक प्रॉपर और वैलिड टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, जो भी गुड्स या सर्विसेज मैंने परचेज किए हैं वो मेरे पास एक्चुअल में डिलीवर हो गए हों। अगर मैंने सर्विस परचेज की है तो वो सर्विस मुझे एक्चुअल में मिली हो। कंडीशन नंबर 3, श्यामलाल अगले 3 महीने तक किसी भी फॉरेन ट्रिप पर ना जाए या अगले 5 साल तक श्यामलाल अपनी दुकान बंद करके भाग ना जाए, या तो फिर ये कह लीजिए कि श्यामलाल अपने घर का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का बिल हमेशा टाइम से जमा करे। ऐसा लगा मेरा मजाक। ये कंडीशन आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी कंडीशन नंबर 3 है उसमें भी कुछ ऐसा ही मजाक किया गया है। थर्ड कंडीशन कहती है कि श्यामलाल ने जो भी टैक्स चार्ज किया है वो टैक्स श्यामलाल समय से डिपॉजिट कर दे गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट को पे कर दे। और कंडीशन नंबर 4 है कि जितने भी रिटर्न्स जीएसटी लॉ में प्रिस्क्राइब्ड हैं वो आपने प्रॉपरली फाइल किए हों। तो ये तो है लिखी हुई ज्ञान की बातें। कंडीशन नंबर 1, 2 और 4 ये तो मुझे समझ में आती हैं क्योंकि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। ये वो कंडीशंस हैं जो मेरे ऊपर एज ए बायर लगाई गई हैं। अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं अपनी आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हूँ, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन कंडीशन नंबर 3 में मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरी आईटीसी डिपेंडेंट है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर, एक ऐसे थर्ड पार्टी के ऊपर जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि श्यामलाल अगले 3 महीने तक किसी फॉरेन ट्रिप पर ना जाए, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। वैसे ही श्यामलाल अपने घर का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स टाइम से डिपॉजिट करे, इस पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो श्यामलाल अपने निजी जीवन में, अपने प्रोफेशनल जीवन में क्या करता है इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। वैसे ही श्यामलाल अपना जीएसटी रिटर्न टाइम से फाइल करता है या श्यामलाल अपने रिटर्न्स में जो टैक्सेस बनते हैं उनको टाइमली पे करता है, इस पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? आप अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए कि क्या बायर का इस बात पे कोई कंट्रोल है कि सेलर अपने रिटर्न्स टाइम से फाइल करे और सेलर अपने रिटर्न्स में जो टैक्स बनते हैं उन टैक्सेस को भी टाइमली पे करे, तभी बायर को क्रेडिट मिलना चाहिए। ये बात कितनी जस्टिफाइड है और कितनी गलत है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मेरे इसी व्यू पॉइंट को और वजनदार बनाते हुए अभी रिसेंटली एक मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन आया है। ये डिसीजन आया है मेसर्स डीवाई बीथेल इंटरप्राइजेस के केस में। इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने जीएसटी डिपार्टमेंट को बड़ी क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया है कि जो भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है वो पहले सप्लायर के साथ होनी चाहिए
और इसके अलावा अगर आपको कोई रिकवरी भी करनी है तो वो रिकवरी भी सप्लायर से होनी चाहिए, ना कि बायर से होनी चाहिए। तो मेरे केस में मेरा सप्लायर है श्यामलाल, तो श्यामलाल अगर टैक्स नहीं जमा करेगा तो मेरी गर्दन पकड़ने से पहले जीएसटी डिपार्टमेंट को श्यामलाल की गर्दन पकड़नी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली मुद्दे की बात ये निकल के आती है कि जीएसटी लॉ या कोई भी लॉ इनफैक्ट मुझे एक इंडियन सिटीजन को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो कि उसके बियॉन्ड कंट्रोल हो। यहाँ पर मेरा सवाल लॉ मेकर से, जो भी जीएसटी लॉ को बना रहे हैं या उसमें आईटीसी के प्रोविजंस को और स्ट्रिंजेंट बनाते जा रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि जब एक जीएसटी ऑफिसर जिसको प्रॉपर लॉ के द्वारा अथॉरिटी मिली है, उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति से भी जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है उससे टैक्स की वसूली कर सकता है, उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट पेनल्टी लगा सकता है, प्रोसिक्यूशन तक कर सकता है। तो जब इतने सारे अधिकार मिलने के बाद भी एक जीएसटी ऑफिसर, एक जीएसटी डिपार्टमेंट मिल के भी अगर उस सप्लायर को, उस श्यामलाल को नहीं पकड़ सकता और उनसे टैक्स नहीं वसूल सकता, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेरे जैसा एक कॉमन मैन, जिसको लॉ में पहली बात तो कोई अथॉरिटी ना कोई पावर इस तरह की दी गई है जिससे मैं किसी को मजबूर कर सकूं कि वो मेरे हिसाब से अपने रिटर्न फाइल करे, तो जब मेरे पास कोई एनफोर्समेंट का राइट ही नहीं है तो मैं उस सप्लायर को, मैं उस श्यामलाल को कैसे फोर्स कर सकता हूँ? ये काम तो बेसिकली जीएसटी डिपार्टमेंट को करना चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है। चलिए ये छोड़िए, अब ये बताइए कि हम में से कितने लोगों को याद है कि जब नया नया जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय जीएसटी का एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो बताया गया था वो ये था कि सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी। ये सबसे बड़ा फायदा गिनाया गया था कि जीएसटी आ जाएगा ना तो आपका जो आईटीसी है वो इतना सीमलेस फ्लो हो जाएगा कि उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पहले तो वैट का आईटीसी एक्साइज में नहीं मिलता, सेंटर का स्टेट में नहीं मिलता, इस तरह की प्रॉब्लम्स को एकदम से सॉल्व कर दिया जाएगा। एक बिजनेसमैन जिसको आईटीसी नहीं मिल पाती थी उस समय, उसके लिए कहा गया कि अब तो आपको आईटीसी ही आईटीसी मिलेगी। आईटीसी एक ऐसी चीज़ थी जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी जीएसटी में। लेकिन असल में हुआ क्या है, जब से जीएसटी आया है, अगर कभी आप बैठ के एनालाइज करिए तो जितनी मेहनत आईटीसी की ब्लॉकिंग पे करी गई है, जितनी मेहनत आईटीसी को कर्टेल करने में करी गई है लॉ में, अगर आप चेंजेस उठा के देख लीजिए तो आईटीसी कर्टेल करने के लिए और आईटीसी ब्लॉक करने के लिए जितने चेंजेस और अपडेशंस किए गए हैं, उतने अपडेशंस शायद एक सप्लायर से रिकवरी को लेकर किए जाते तो स्थिति कुछ और ही होती है। चलिए इसको छोड़िए, अब एक दूसरा एंगल एक्सप्लोर करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है तो एक बारी जीएसटी लॉ में देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्या होता है। इनपुट टैक्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 62 में दी गई है। तो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन कहती है, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टू हिम। तो यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है टैक्स चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई। तो इनपुट टैक्स डेफिनेशन भी अगर हम समझे तो यहाँ पर भी टैक्स चार्ज की बात कर रहा है, टैक्स पेड या कलेक्टेड की तो कहीं पर बात ही नहीं कर रहा। विच मीन्स कि जब जीएसटी लॉ बनाया गया था तो उसका बेसिक इंटेंट यही था, जो भी टैक्स मेरे से श्यामलाल ने चार्ज किया है मैं उसका इनपुट क्रेडिट लूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट लूंगा, ना कि जो टैक्स श्यामलाल पेमेंट करेगा, श्यामलाल रिटर्न फाइल करेगा, श्यामलाल 2A में डिस्प्ले करेगा, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लूंगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो बेसिक लॉ की इंटेंशन थी जब उन्होंने इनपुट टैक्स की डेफिनेशन बनाई, अगर वो पेमेंट और कलेक्शन को ही उसमें इंक्लूड करना चाहते थे तो वो इनपुट टैक्स की पेमेंट को ही इंक्लूड कर लेते ना। यहाँ पर उन्होंने चार्ज्ड वर्ड क्यों यूज किया। अब एक बार सेक्शन 9 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है उससे एक बार इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि बायर की जिम्मेदारी है टैक्स जमा करने की। आइए एक बार समझते हैं। तो सेक्शन 9 कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 देयर शैल बी लेवीड ए टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज। यहाँ पर मैं सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 पढ़ रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर सिर्फ सीजीएसटी टैक्स की बात हो रही है, ठीक है, और सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन पढ़ रहा हूँ कि देयर शैल बी लेवीड ए टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज। और लास्ट में देख लीजिए, एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। अब ये टैक्सेबल पर्सन कौन है? टैक्सेबल पर्सन एक बार समझ लेते हैं। तो टैक्सेबल पर्सन इज ए पर्सन
हु इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, यानी कि सप्लायर जो कि लायबल है फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट। तो अगर मेरा सप्लायर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट तो वो हो गया टैक्सेबल पर्सन। और सेक्शन 9 कह रहा है कि टैक्स पे किसको करना है, शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। तो सेक्शन 9 के हिसाब से भी पहले तो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है टैक्सेबल पर्सन को, यानी कि सप्लायर को जो कि गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, हमारे केस में श्यामलाल। तो श्यामलाल का अधिकार है कि वो मेरे से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, और मैंने दिया भी और श्यामलाल ने कलेक्ट किया भी। तो इस पावर के साथ साथ टैक्स को डिपॉजिट करने की भी जो ड्यूटी है, जो लाइबिलिटी है, वो श्यामलाल की ही है, वो सप्लायर की ही है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि यह हर जगह बायर की भी जिम्मेदारी होगी। तो फिर से लॉ के इंटेंशन की बात करते हैं कि अगर इनिशियली लॉ मेकर्स का यही इंटेंशन था कि बायर को ही टैक्स जमा करना है, अगर सप्लायर नहीं करता है, तो ये सब बातें पहले से लॉ में इंक्लूड करी गई होती। हर सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ सप्लायर को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। अब एक बारी घूम कर ना फिर से सेक्शन 16 पे आ जाते हैं। इस बार इस सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बेसिक जानकारी देता है। तो सेक्शन 16(1) क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पर फिर से वही मजेदार बात दोबारा आ गई कि सेक्शन 16 जो कि बेसिक सेक्शन है, जो कि कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है एक बायर, और क्या ले सकता है? वो टैक्स जो कि उससे चार्ज किया गया है जब उसने गुड्स या सर्विसेज परचेज किए थे। तो यहाँ पर सेक्शन 16(1) में भी यही मतलब निकल के आ रहा है कि अगर कोई टैक्स मेरे से चार्ज किया है श्यामलाल ने, तो उसका मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ। अब प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर कि सेक्शन 16 में अननेसेसरी कंडीशंस ऐड कर करके कुछ कर्टेलमेंट्स और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से एक बोनाफाइड बायर को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। उसके बाद एक और सेक्शन देख लीजिए, सेक्शन 39, जिसमें कि रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस और प्रोसीजर बताए गए हैं। सेक्शन 39 कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन्स को रिटर्न फाइल करने हैं एज प्रिस्क्राइब्ड। और साथ ही में सेक्शन 39 के सब सेक्शन 7 में ये बात क्लियरली लिखी गई है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है, तो उस रिटर्न में जो भी टैक्सेस उसने डिक्लेयर किए हैं वो पे करना भी उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो अगर श्यामलाल ने मेरे से टैक्स चार्ज किया है, श्यामलाल जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो श्यामलाल रिटर्न फाइलिंग के लिए लायबल है, ये बात तो क्लियर है। तो श्यामलाल को अगर अपना रिटर्न फाइल करना है तो उसमें भरा गया टैक्स, उसमें जो टैक्स बनेगा, जो टैक्स की लाइबिलिटी होगी, वो भी तो श्यामलाल को ही देनी है ना। तो ये इस वीडियो में मैंने इतने सारे प्रोविजंस डिस्कस किए हैं जहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं समझ में आ रहा, जहाँ पर मैंने लॉ का इंटेंशन आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है कि जो लॉ का, जीएसटी लॉ का जो बेसिक इंटेंट था, लॉ मेकर का जो बेसिक इंटेंशन था, वो यही था कि जो टैक्स है वो सप्लायर को ही पे करना है, क्योंकि चार्ज करने का अधिकार भी, चार्ज करने की पावर भी उसी को दी गई है और पे करने की जिम्मेदारी उसी पर डाली गई है, तभी तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अगर कोई टैक्स मुझे ही जमा करना था तो ये इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा ना हुआ। बट लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं 2A 2B से रिलेटेड, या सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की जो थर्ड कंडीशन है, जिसको मैंने कहा कि वो बड़ी अनजस्टिफाइड लग रही है, तो ये सब कंडीशंस की वजह से जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो एक बोनाफाइड बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज गलती कोई और करे और सज़ा मैं भुगतूं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप लोगों के इस पॉइंट के ऊपर क्या व्यूज़ हैं, अपने जो ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। बिकॉज एक्चुअली में इस समय का ये बहुत बड़ा मुद्दा है जीएसटी में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगता है कि किसी एक व्यक्ति की भी इस वीडियो की वजह से मदद हो सकती है, अगर आप ऐसे किसी एक व्यक्ति को भी जानते हैं जिसको इससे रिलेटेड नोटिसेस आए हों, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करिए और ख़ुद भी इस वीडियो को सेव करके ध्यान से देखिए। हो सकता है आपको भी नोटिस आए। तो इसमें जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं अपनी फाइट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।